हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऐसी वीडियो सीरीज जो हमने चला रखी है उसमें हम उन ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे हैं जो किसी क्वेश्चन पर लगाया जा सकता है आरआरबी एएलपी के अभी हाल फिलहाल में होने वाले जो हुए हैं एग्जाम्स उन पर। 25 तारीख से आप लोगों को पता है 25 नवंबर से स्टार्ट हुए थे एएलपी के एग्जाम। उसमें हमने 25 तारीख 26 तारीख की शिफ्ट देखी और उसके बाद 27 की पहली और दूसरी शिफ्ट और देखी। तो 27 की तीसरी शिफ्ट पे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये है आज अब आपके सामने 27 तारीख की तीसरी शिफ्ट 27/11, ठीक है। 27/11/2024 ये तीसरी शिफ्ट है 4:30 से 5:30 बजे वाली, ठीक है। तो 4:30 से 5:30 बजे वाली इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें मैं बात करूं, मैथ में जो क्वेश्चंस है उसमें ऑब्जेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। पहली दो शिफ्ट 27 तारीख की पहली दो शिफ्ट थी, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आप अपना क्रॉस चेक करने के लिए मेरे साथ 15 मिनट या 10 मिनट देखते हैं। अगले 10 मिनट में जो 22 या 21 क्वेश्चंस मैथ में पूछे गए हैं उनका एक क्विक सॉल्यूशन, ध्यान रखना, उसमें समझने समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना आप समझने की, बस उनका क्विक सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हाँ जी, हमारा आंसर और आयोग का जो आंसर है वो मैच करता है या नहीं करता है। तो आइए भाई मेरे दोस्त, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं आज के मैथ के पहले क्वेश्चन पे। मैथ का पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैथ का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका मैथ का पहला, किसी घन के फलक का परिमाप, किसी घन के एक फलक, तो घन में 6 फलक होते हैं, देयर आर 6 सरफेसेस इन अ क्यूब। एक घन में 6 फलक होते हैं, हर एक फलक अपने आप में वर्ग होता है। तो परिमाप यानी वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा। तो इसमें घन की जो भुजा निकल के आई 12, आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक है। तो 1728 इस सवाल का आंसर, आयोग ने भी 1728 इस सवाल का आंसर दिया है। कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्शन की, हम बात करें ऑब्जेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इसके बाद अगर बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 319 रुपये 60 पैसे में एक वस्तु खरीदता है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने पर बेच दे। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते हो सर 1/4, यानी 4 रुपए की चीज पे 1 का बेनिफिट चाहिए। तो 319 रुपये 60 पैसे जो है इस वस्तु को 5 में बेचे, भाई 4 की चीज पे 1 का प्रॉफिट, तो 5 में बेचे 4 की चीज को। अब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 319 है, तो यहां 319, 4 से इसको काटा, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 नाम 36 बचा 3, 4 नाम 36, 5 की गुणा करो, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 पंजे 45, 4 49 हासिल 4, 9 और 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, एक अंक के बाद दशमलव है तो 399.5, और इसने बोला है अनुमानित मूल्य यानी लगभग में कीमत आएगी, तो 399.5 का लगभग में बात करूं तो 400, तो इसने 400 ही दे रखा है, कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्शन लगाने की। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपके मैथ से रिलेटेड है। ये x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या होगा, तो ये अच्छे से आपको पता है सर, ऑप्शन नंबर सी सही है, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल। भाई इसकी गुणा x की गुणा x स्क्वायर, x की गुणा b में तो एक्स बी, a की गुणा x में तो ए एक्स, और a की गुणा b के साथ तो ए बी, तो एक्स स्क्वायर और प्लस x कॉमन लोगे तो a प्लस बी बचा और प्लस ए बी, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। इन दोनों का गुणनफल पूछा है मेरे दोस्त, x प्लस ए और x प्लस बी का। तो इतनी स्पीड से खींचते रहो मीटर को, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में है इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर भी बिल्कुल सही दे रखा था। तो 14 के बाद 17 और 18 दो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट में देखना है। ये देखो, गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर का यूज जो 2 बार है तो इसमें यही फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। और क्योंकि a और b दोनों ही 50% है भाई, त्रिज्या तो a प्लस बी, तो वृत्त के केस में अगर आप बोलो तो ऐसे बोल सकते हो। तो जब a की जगह 50 रखोगे तो 100 और 50 का वर्ग करोगे तो ये 25 आएगा, तो 125% बिल्कुल सही है। सुमित ने 10 किलोमीटर और 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल, 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा करी। सुमित द्वारा तय की गई दूरी बताओ कितनी है। तो पहले किलोमीटर देखो 10 और 1 11, 11 और 15 26, तो किलोमीटर पूरे हो गए। उसके अलावा मीटर देखो 120 और 970, तो पहले मैं देख रहा हूं 900 और 100 यानी 1000, 1000 और 800 1800,
तो 1800 और 50, 1850 और 70, 1920 और 1940 मीटर बन रहा है 1940 मीटर। तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बना, तो इसमें से 1000 मीटर इधर दे दो, 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो 26 का हो जाएगा 27 किलोमीटर, और यहां से 1000 गया तो 940 मीटर बचा। यही आंसर है। कुल दूरी तय करी गई है। देखो ऑप्शन भी उसने सही दिया है, 27 किलोमीटर 940 मीटर। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैथ का है। तो ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगर बात करूं, एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग, मदर सन और डॉटर, इनकी आयु का योग 70 साल है। यदि माँ अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, मदर और सन, माँ 3 गुना अधिक है बेटे से, और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। अगर ये 3x है, ये x है, तो डॉटर अपने भाई यानी x से 5 वर्ष ज्यादा है। तीनों का योग 70 आना चाहिए। देख लो भाई, 3 और 1 4 और 1 5x, 5 उधर गया तो ये 65x का मान 13 आ गया। पूछ किस कर रहा है? आपसे पूछ रहा है माँ की आयु। तो माँ की आयु तो 3x है, नहीं 13 तिया 39 है भाई, 13 तिया 39, इसने 39 ही दे रखी है। लड़के की पूछेगा तो 1x यानी 13, लड़की की पूछेगा तो x + 5 यानी 13 और 5 18। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन की बेसिकली। ठीक है, अब 20 के बाद अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखो 2400 को a और b, 7 और 5 बैठ रहा है 12, 7 5 के अनुपात में बांटा, तो 7 5 तो 12 बैठ रहा है, लेकिन 12 की जगह 2400 रखना है। तो 1 का मान 200 गुना, तो 7 दूनी, a का मान हो गया 1400। पूछ किस का रहा है? a का, तो बिल्कुल सही दे रखा है। इस क्वेश्चन में इतने से ज्यादा टाइम लगाना यानी गुनाह करना। ठीक है, तो 22 के बाद अगर मैं बात करूं, 22 के बाद बात करी जाए तो 26 और 30, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 11 के पहले 12 गुणजों का औसत बताओ। 11 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 11, और 11 का 12वां मल्टीपल क्या होता है? 132। तो पहले और लास्ट को जोड़ो और आधा कर दो। 132 और 11 आप बोलोगे सर 143/2, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 71.5 यही आंसर है। 71.5 यही इसने आंसर दे रखा है। नो नीड ऑफ ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं लगाना आप लोगों को। तो 26 के बाद अगर बात करी जाए तो ये 30वें क्वेश्चन पे आके आपको मैथ दिखेगा। फिर ये देखो, ए का वेतन 20 से 20% कम है, तो कितना ज्यादा है? तो 20 कम है, तो कम शब्द है, 100 में से 20 घटाओ यानी 80 लिखो, गुणा 100% करोगे तो 20 से 80 4 बार, 4 से 25 बार, तो 25% ज्यादा। या फिर ऐसे लिख सकते हो, ए का वेतन 20 से 20% कम है, बी अगर 100 है तो ए का 20% कम है। तो अब आप देखो ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे? 80 से। तो जो आप करो कर लेना, आंसर जो उसने दिया है बिल्कुल सही दिया है, 25% इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं। 30 के बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलूं तो ये है मैथ का क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन मैथ का है। एक व्यक्ति की मंथली इनकम है 13,500, उसमें से 9,000 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? अपनी आय का लगभग कितना % बचाता है? तो भाई 13.5 में से अगर 9 खर्च कर दिए तो 4,500 बचत के हैं। बचत के कितने हैं? 4,500। तो ये कितना % है उसकी इनकम का? तो 4,500 कितनी है टोटल इनकम? 13,500, उसका 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 45 तिया 135, 100/3 होता है 33.3333। तो लगभग परसेंटेज की बात करें तो 33.333% आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो 35वें क्वेश्चन में इसने दिया भी ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। ठीक है, तो 35 के बाद आगे देखो ये क्वेश्चन है। ये किससे विभाज्य है? क्लियर बात है, 6 से विभाज्य है। 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 या 5 नहीं है। 8 से इसलिए नहीं कटेगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहे। 7 से काट के देख लो, नहीं कट रहा, लेकिन 6 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि 3 से कटने वाली एक सम संख्या 6 से कट जाती है, तो ये 3 से कट रही है। 8 और 1 9, 5 और 1 6, 9 और 6 15 हो रहा है अंकों का योग, और 15 3 से कटता है, और ये सम संख्या है तो 6 से कटेगी। ठीक है, तो 39वें क्वेश्चन के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, 43वें क्वेश्चन में मैथ का एक क्वेश्चन और है। 43वें क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन मैं पिछली वाली शिफ्ट में भी बता रहा था, इसलिए जरूरत है एनालिसिस को रोकने की। ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी था, डिजिट अलग अलग थी। ठीक है, ये आप देखो, 6 आदमी एक काम 10 दिन में, तो मैं आदमी लिख रहा हूं, 10 छिक्के 60, डिफरेंस इधर आदमी, 26 आदमी 2 दिन, तो 26 दूनी 52। लड़के की मैं बात करूं, 8 लड़के 10 दिन, तो 10 अट्ठे 80, डिफरेंस 48 दूनी 96। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम, डाटा सेम है, बस पूछा कुछ और गया है। तो आप बोलोगे
अगर मैं देखूं 60 में से 52 गया तो 8 मेल बराबर 16 बॉय, 1 मेल बराबर 2 बॉय, कहीं भी लिख दो, अब आपका आंसर आएगा। ये कह रहा है 20 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे। अब मैं ऐसा करता हूं, सबको लड़के बना लेता हूं। तो देखो लड़के बनाना कितना ईजी है, ईजी है इसलिए बना दे रहा हूं। यहां देखो, एक आदमी की जगह 2 लड़के, तो 6 आदमी की जगह 12 लड़के लिख दो, क्या दिक्कत है। 1 की जगह 2, 6 की जगह 12, और 8 लड़के पहले से ही हैं, तो 12 और 8 20 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, 20 लड़के 10 दिन में। तो पूछ रहा है 20 आदमी, तो 20 आदमी को 40 लड़के लिख दो, तो 40 लड़के कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है। तो ये 40 2 बार, 2 से 5 बार, तो कितने दिन, 5 दिन। वही इसने आंसर दिया है, वही मेरे दोस्त इसने आंसर दिया है। तो हम लोगों ने ये आंसर पिछले क्वेश्चन में भी, ये यहां तक बिल्कुल सेम सवाल था, बस पूछ थोड़ा अलग लिया था, बाकी सेम सवाल पूछा था, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो 43 के बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 46वां। निम्नलिखित दंड आरेख में 2015 से 2019 की अवधि के दौरान एक कंपनी के निर्यात करोड़ रुपए में दर्शाए गए हैं। 2015 से 2019 सही कह दी। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वर्ष 2016 और 2018 का औसत निर्यात, औसत बताना है, यानी 2016 और 2018 को जोड़ो और आधा कर दो। तो 2016 में कितना है 20, 2018 में 40, इनका तो वैसे ही बीचों बीच आ जाएगा, तो इनका आधा करोगे तो 30 आएगा, 20 और 40 60, 60 का आधा करोगे 30। तो आंसर उसने सही दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, आंसर उसने मेरे भाई सही दे रखा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब ये क्वेश्चन देखो मैथ का 48वां, ये क्वेश्चन दे रखा है sec 4a, sec 4a की मान दे रखा है sec 3a माइनस 50। तो 4a और 3a दोनों न्यून कोण है, तो sec और cos आपस में बराबर है, तो इनका जो मान है आपस में बराबर होना चाहिए। भाई sec थीटा और cos थीटा अगर बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो इनका जो योग है ना वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये 90 डिग्री आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये बन गया 7a बराबर 140, a का मान 20 बनेगा। भाई आपको पता है अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो ये केवल कब पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ऐसे ही अगर आपका टेन ए बराबर कॉट बी है, बराबर कॉट बी है, तो ये कब पॉसिबल है, केवल तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ऐसे ही आपका सेक ए बराबर कोसेक बी है, तो ये केवल कब पॉसिबल है, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ए प्लस बी जब 90 डिग्री हो ये तभी तो पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है, जब ये 90 डिग्री हो। तो जब मैं आपको दिखा रहा हूं ये आंसर जो है, ये आंसर आया 20। तो 4a यानी 20 चौक 80 और 3a यानी 60 न्यून कॉर्ड है। हाँ जी न्यून कौन है, 90 से कम बैठ रहा है। भाई 4a 80, 3a 60, कम है। तो कॉसेक a प्लस 25, तो 20 प्लस 25 तो कॉसेक 45 का मान होता है √2। कॉसेक 45 का मान √2, उसने यही आंसर दिया है, आपको देख रहा हो, आप देख रहे हैं। तो कोई जरूरत नहीं है हमें इस सवाल को ऑब्जेक्ट्स करने की। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है तो लागत मूल्य 1000 होगा। इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये जो 1500 है ये 150% की वैल्यू है, क्योंकि भाई ऐसे ही तो दिखा हुआ है, अगर सीपी किसी का 100 है तो उसका एमआरपी 50% ज्यादा यानी 150 है। वो कह रहा है 150 नहीं है 1500 है, तो सीपी में भी एक जीरो जोड़ दो। 1500 है तो 1000 है, बस इसमें भी एक जीरो जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल सही तो दे रखा है 1000। हाँ जी सर सही दे रखा है। आगे चलते हैं। तो 52वां क्वेश्चन, 10 प्रेक्षणों का माध्य है 46, बाद में ज्ञात हुआ 142 को 42 पढ़ लिया। सही जो है 142 है, गलती से 42 पढ़ा, तो सही की तरफ आना है तो 100 जोड़ना पड़ेगा। सही औसत ज्ञात करो, तो पुराना औसत प्लस जो जोड़ना है 100 अपॉन टोटल प्रेक्षण 10, 0 से 0 तो 56। इस सवाल का आंसर वही दे रखा है, अगले ने कोई दिक्कत नहीं दे रखी, वही आपको दे रखा है। उसी के साथ एक 53वां क्वेश्चन है, इंग्लिश में दे रखा है प्योर अ 3 डिजिट नंबर इज सच दैट द यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट एंड 100 डिजिट रेशियो 1 to 3। यूनिट डिजिट का और टेंथ डिजिट का और 100 डिजिट का रेशियो 1 to 3 है। अब मैं देखूं इसमें, इसका रेशियो 3, यूनिट डिजिट 3 है यानी 1, 3 है यानी कि 1 हो गया। 100 टेंथ डिजिट 6 है यानी कि ये 2 हो गया, 3 दूनी 6, और 100 डिजिट 9 है यानी 3 हो गया। तो ये तो भाई आंसर सही है। ये इसका जो रेशियो है 1 to 3। अब आपके दिमाग में मारोगे सर जी 3 to 1 है, उसने पहले यूनिट डिजिट बोला है, यानी पहले अगर मैं यूनिट डिजिट रखूं, फिर मैं टेंथ डिजिट रखूं, फिर मैं 100 डिजिट रखूं, तो आप बोलोगे 10 यूनिट डिजिट 1 है, 100 2 है और ये 3 है। तो ये देखो 3 6 9,
सेटिस्फाई कर गई, और कोई सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू? पहली लाइन को केवल एक यही सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, कोई और सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, इसने कहा है यूनिट डिजिट 100, और मतलब यूनिट से डबल है 100 और यूनिट से ट्रिपल है, यूनिट से डबल है 10th डिजिट, दहाई का अंक इकाई के अंक से डबल है और सैकड़े का अंक ट्रिपल है, तो इकाई के अंक से डबल है, ये ट्रिपल है, यही तो है। आप बोलोगे जी बिल्कुल, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पूछा क्या है वास्तव में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। 53 की बाद ये देखो क्वेश्चन, ये आपके सामने आया 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.9, और जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, 0.25। ठीक है, 256 क्या होता है? 4 की पावर 4 होता है, और इसकी पावर भाई 0.25 यानी कि 1/4 है, इसका मतलब 1/4 है, तो 4 से 4 कट ही जाएगा। आप बोलोगे जी, तो इसका आंसर 4 आएगा, उसने 4 ही तो दिया है बेचारे ने, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। 56 के बाद अगर मैं बात करूं तो 67वां क्वेश्चन, और उसके बाद 68वां क्वेश्चन, और फिर 70वां। तो 67वें क्वेश्चन पे ये है 16%। इसमें कोई बच्चा पेंसिल का यूज भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, हर टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है भाई, 16% के हिसाब से 3 साल में 480 साधारण ब्याज। मैं कह रहा हूं 3 साल में कितना ब्याज मिला? आप जानते हो, पहले साल 16%, दूसरे साल 16%, तीसरे साल 16%, यानी 16 तिया 48% ब्याज मिला। वो कह रहा है 480, तो 1% का मान 10, 100% का मान 1000, यही तो है प्रिंसिपल पूछ रहा है। 1% का मान 10, 100% का 1000, उसने बता दिया फटाफट से कितना है 1000, तो इसका आंसर उसने 1000 दे रखा है, आपको ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन देख लो। 68वां, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो रेलगाड़ी जो दूरी है वो उसकी खुद की लंबाई होगी। तो स्पीड कितनी है? 45, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, गुणा समय सेकंड में है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, काटपीट करना शुरू करोगे, तो आपको जो 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से 15 बार, 15 चौका 60 और 6 पंजे 30, यानी 300 मीटर उसकी लंबाई होगी ट्रेन की, और इसने 300 मीटर ही दी है आप लोगों को आयोग ने। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को लगाने की। और इसमें शिफ्ट में लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो समानांतर रेखाएं, यदि दो समानांतर रेखाएं, ये एक दो समानांतर रेखा मैंने बना दी, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, इसको कोई तिर्यक रेखा यदि काट देती है, तो आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा काट रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पता होने चाहिए सर संगत कोण कौन से होते हैं। पहली बात, संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात सत्य है। एकांतर अंत्यकोण संपूरक होते हैं? नहीं होते, बराबर होते हैं भाई, एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने क्रमागत कोण बराबर होते हैं, एक ही रेखा की तरफ बने बराबर नहीं होते। एक रेखा की तरफ बने हुए जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और एकांतर अंत्यकोण मैं यहां बता तो रहा हूं बराबर होते हैं, ये बात सही है, यानी ए और डी सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं संगत कोण की, तो मैंने अगर इसका नाम दिया 1, ये कोण है 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 मैंने इसका नाम दे दिया, इसका नाम हमने 7 दे दिया और इसका 8 दे दिया। तो संगत कोण की बात करें तो 1 और 5, जैसे 1 और 5 ये संगत कोण है। ठीक है, 1 और 5 ये संगत कोण है एक ही साइड में। ठीक है, 1 और 5, 2 और 6 ये भी संगत कोण है। तो बस ये आपको देखना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये आज आपके जो 21-22 क्वेश्चन है, किसी में ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैथ की मैं बात करूं थर्ड शिफ्ट की 27 नवंबर का एग्जाम की। बाकी अब जीएस के क्वेश्चंस की बात करूं तो रंजीत सर आप लोगों को जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बता रहे होंगे, तो स्वागत है रंजीत सर। ले हाँ जी भाई, तो मैथ्स का पेपर आपका हो चुका है। अब बातें करेंगे हम जीके वाले क्वेश्चंस के बारे में। देखो आज का पेपर जीके का है, उसका लेवल थोड़ा ठीक आया है। हम बाकी पहली और दूसरी शिफ्ट के बारे में अगर बातें करें तो उन दोनों से थोड़ा हम अच्छा मानेंगे। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय भी बना हुआ है जो एग्जामिनर में पूछा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि शायद
ऑब्जेक्शन हो सके। ये जी साहब, देखो अपना पहला क्वेश्चन है 11 नंबर के ऊपर, और इसी क्वेश्चन में थोड़ी समस्याएं हैं। ये लीजिएगा, ये प्रश्न बोलता है कि 2024-25 के भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने संभल जैसी योजनाओं के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 462 करोड़ से बढ़ा करके कितने राशि की है? तो 629 करोड़ की है। ये तो सही है, लेकिन संभल जो योजना है ना, संभल जो योजना है, ये प्यारे बच्चों केंद्र सरकार की नहीं है, ये एमपी सरकार की है। किसकी है? ये एमपी सरकार की है। और यहां पे जो बोला गया है वो केंद्रीय बजट बोला गया है, ठीक है ना। तो या तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि भाई मध्य प्रदेश सरकार के बजट के द्वारा, ठीक है, और या इस क्वेश्चन के अंतर्गत एग्जामिनर ऐसे देता है कि केंद्रीय बजट के अनुसार जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना संबल योजना है उसमें कितनी राशि बढ़ाई गई है, तो इसमें टोटल है 629 करोड़ है, ठीक है ना, संबल योजना। चलिएगा प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। आगे बोला गया है दोस्तों, ध्यान रखना आप भी कोई सा क्वेश्चन रह जाए तो, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे इसमें। ये देखिएगा कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस है वो रहा है कि भाई भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन जो है इनका जो द्विवार्षिक आयोजन है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये हुआ कहां था, है ना। ये हुआ कहां था? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। सर ये कब हुआ था? तो आपको तारीख भी याद रखनी है, 9 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। यानी आपको 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा गया है भाई एग्जामिनर के द्वारा, 1 साल पुराना करंट अफेयर। ये समकालीन कला और अभिनव डिजाइन के बारे में। देखो आजकल क्वेश्चन एक तो आप जरूर देख लो, हस्तकला, शिल्पीकार और कल्चर से संबंधित हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हॉल ऑफ एग्जाम्स, चाहे आप यूपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, पुलिस देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, कला से संबंधित बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे जो समकालीन कला और अभिनव डिजाइन है, इसके लिए नई दिल्ली में 9 से 15 दिसंबर 2023 को भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का द्विवार्षिक आयोजन है वो किया गया था। द्विवार्षिक का मतलब होता है 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना भाई, 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। आ जाओ आगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जी जून 2024 में इनमें से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है उनके पास कौन सा मंत्रालय है? देखो सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद में हेमंत बिस्वा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, और हेमंत बिस्वा की जगह पे इनको लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ाया गया, ठीक है साहब। अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, खेल एवं युवा मंत्रालय। कौन सा है? खेल एवं युवा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, जो पहले अनुराग ठाकुर के पास हुआ करता था। जगत प्रकाश नारायण, जिसको जेपी नड्डा बोला जाता है, जगत प्रकाश नारायण नहीं, माफी चाहता हूं, जगत प्रकाश, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष हुआ करते थे। शिवराज सिंह चौहान है, ये भारत के कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री है। पहले कौन थे? नरेंद्र तोमर थे, नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में। मनोहर लाल खट्टर के पास शहरी एवं आवास मंत्रालय, शहरी एवं आवास मंत्रालय, आवास मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये भी पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिएगा साहब, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, और तीनों है अब कैबिनेट मंत्रालय में। जगत प्रकाश नड्डा है, ये प्यारे बच्चों बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। आ जाओ, अल्टारा 2024
क्या बोला गया है? अल्टारा 2024 एक ललित कला प्रदर्शनी जो है, इसका प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पहले तो आपको बता दूं मैं, अल्टारा 2024 ललित कला प्रदर्शनी है, इसका आयोजन हुआ था वो दुबई के अंतर्गत हुआ था। कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? दुबई के अंतर्गत हुआ था। इसके अंतर्गत भारत की तरफ से टोटल 250 जो व्यक्ति थे उन्होंने भाग लिया था, और ये 250 वो व्यक्ति थे जो अपनी कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुके हैं, जो हस्तकला में, शिल्पी कला के अंतर्गत, यानी हस्तकला में लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो 250 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था और उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज की गई है। उभरती कला का मतलब, कलात्मक का मतलब होता है कि जो लोग सीख रहे हैं इस क्षेत्र में, नए नए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा साहब, आगे आ जाओ। देखें, आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बताया ना, पहली दो शिफ्ट से थोड़ा ये पेपर था ना ज्यादा टफ लेवल का आया है। आओ, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता कौन है? प्रो कबड्डी के पूछे भाई, प्रो कबड्डी में कौन है? पुनेरी पल्टन। कौन? पुनेरी पल्टन। मेरे प्यारे बच्चों, नाम बताओ, देखो कितना खतरनाक नाम है भाई, पुनेरी पल्टन। चलो तो अब ये बताओ तुम लोग, जो प्रो कबड्डी लीग है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इसका उपविजेता कौन था? है, उपविजेता कौन था? और आज तक के इतिहास के अंतर्गत सबसे ज्यादा बार जो ये है वो किसने जीता है? भाई सबसे ज्यादा बार किसने जीता है दोस्तों? तो वो तो ध्यान रखना है, पटना पाइराइट्स ने 3 बार जीता है। कितनी बार? 3 बार विजेता रही है, सबसे ज्यादा बार। पिंक पैंथर्स है, ये 2 बार विजेता रही है। कितनी बार? 2 बार विजेता रही है। और हरियाणा स्टीलर्स है दोस्तों, ये उपविजेता थी, ये उपविजेता। बस ये ध्यान रखना। अब एग्जामिनर क्या है, कई बार विजेता के बारे में तो हम सब लोग देख लेते हैं, भाई पुनेरी पल्टन है सर, लेकिन उपविजेता सबसे ज्यादा बार। चलो, हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, आईपीएल में सबसे ज्यादा विजेता कौन सी टीम रही है? आईपीएल में उपविजेता कौन सा था, है ना, 2024 में? ये भी 2024 का, हालांकि 2025 वाला है, आने वाला है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2025 आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? ठीक है ना, तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। आगे आओ, देखें, भारतीय वायुसेना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है कि 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स से भारत में अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किसके बारे में बातें हो रही है? तरंग शक्ति, तरंग शक्ति के बारे में मेरे दोस्त। ये लो सा, किस स्थान पे अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेगी? वायुसेना स्टेशन पुणे, वायु स्टेशन ग्वालियर और जोधपुर में। देखो एक चीज बताऊं मैं, ये जो तरंग शक्ति हुई है ना, ये 2 चरणों में हुआ है। कितने में? 2 चरणों में। पहला चरण जो हुआ था वो हुआ था इनका तमिलनाडु में, ठीक है ना, और दूसरा चरण हुआ था वो राजस्थान में। इसमें 8 देशों ने भाग लिया था, 11 देशों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था, और भारत में इसका आयोजन है वो पहली बार किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। आगे आ जाओ, और आज का शायद लास्ट का क्वेश्चन बचा अपना, ये रहा, देखो ना, अभी एक और है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक की लेखक है वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, देखिए आप लोग, भाई इसमें से ये जो लेखक है ये कौन है मेरे प्यारे डियर? है, अच्छा चलो मैं आप लोगों से पूछूं, सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर की जो बायोपिक है उसका क्या नाम है? आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? या आपको बताऊं सौरव गांगुली की, तो आपको सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की तो याद होनी ही होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ये तो सचिन की है। और आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है रविचंद्र अश्विन की।
सौरव गांगुली की अगर पूछ लिया जाए तो सेंचुरी इज नॉट एनफ। पूरा नाम है इसका सेंचुरी इज नॉट एनफ है माई रोलर कोस्टर राइड टू सनराइज। लेकिन आप सेंचुरी इज नॉट एनफ याद रख लेना, बहुत हो आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अच्छा ये इतने ही थे क्या, ये तो अगले में आ जाएंगे। तो फिर ये 75 नंबर का है, ये तो आपका साइंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब लोगों को पता है साइंस के जो करवाएंगे वो विक्रांत सर करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आओ देखो अब बातें करें हम लोग। जैसे मैं 1 नंबर पे लगा देता हूं आप लोगों को, विक्रांत सर आ रहे हैं तब तक, है ना। नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कर रहे हैं एएलपी के क्वेश्चंस का एनालिसिस, और मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करा रहा हूं। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन ये है, जब मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है, और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो जो मुद्रित पदार्थ है मतलब जिस पर कुछ चीज़ लिखी हुई है ना, वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना। थोड़ा कैसा प्रतीत होगा, उठा हुआ। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो उसके पथ में एक विचलन आता है। ठीक है, और इसी कारण से, इस परावर्तन के कारण ही हमें जो सिक्का है पानी में थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, मछली है वो भी थोड़ी ऊपर की तरफ प्रतीत होती है, जो उसकी एक्चुअल गहराई है उससे कम गहराई में प्रतीत होती है ना। तो देखो, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? आवर्धन बराबर हो जाएगा m इक्वल टू -v/u। तो -3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, -3 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी 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 करते हैं, क्योंकि ये कोई समझने वाली क्लास तो है नहीं, है ना। इसमें तो खाली हमें आंसर लगाने हैं, कि इसमें ऐसा तो है नहीं कि अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं यहाँ पर पेपर हो गया और पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँ। तो निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है ना। जल में घुला हुआ तेल, जल में घुला हुआ जो तेल है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण होते क्या हैं? जो एक दूसरे में 100% नहीं घुलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जल में नमक को घोलना समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए और लैंगिक परिपक्वता का संकेत, जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न जो है वो क्या है? वो आपको लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट्स में जो बाल आते हैं वो बेसिकली तभी आते हैं जब व्यक्ति मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है, पौधों में पाया जाने वाला एक अलैंगिक जनन है ना, जिसके माध्यम से पौधे जो है, एक ही पेरेंट की भूमिका होती है इसमें। ठीक है, एक ही पेरेंट की भूमिका होती है, और इसके माध्यम से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो एकदम पेरेंट प्लांट का क्या होते हैं, एकदम पूरी तरह से क्लोन होते हैं। ठीक है, क्लोन होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और इसमें कम समय लगता है और तेजी से और बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस वजह से इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? आप सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? 4 करता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन केवल साझा करता है। इनमें से किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, CaO Cl2। ठीक है, CaO और Cl2। ठीक, क्योंकि जो पानी शुद्ध किया जाएगा वो क्लोरीन की मदद से ही किया जा सकता है, वैसे तो किया नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है?
कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है जल के साथ तो ये बनाएगा क्या, क्या बनाएगा, CaOH की ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है और इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है जी, चलो आगे। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश, तो चालक की प्रकृति पर निर्भर ये करता है। किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो है इसका सही आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलो आगे जल्दी जल्दी। मूत्राशय के दाब को कौन नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल सही है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे नियंत्रित करता है। ठीक है जी। कौन सी त्वरण की इकाई है, बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड जो है वो त्वरण की इकाई होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होती है, त्वरण की इकाई होती है। द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जबकि गुरुत्वीय त्वरण g है तो mgh हो जाएगी, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है जी, mgh हो जाएगी। चलो भाई आगे। चलो, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये कोई सवाल पेपर ही इतना नकली पेपर बनाया है बिल्कुल इन्होंने अब की बार। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं इस वजह से इतनी जल्दी कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरा पॉजिटिव जो चार्ज होता है, धनावेश, वो केंद्र में होता है, नाभिक में होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से वो पूरा उदासीन हो जाता है। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है, जहां 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में विखंडन कहां पर होता है, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बनता है उसका नाम है क्या, पायरुविक एसिड। तो इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने हिंदी लिख के, मैं बच्चों से कहता हूँ इंग्लिश में पढ़ो, ये जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समान हैं, इनको इंग्लिश में पढ़ो, ये हिंदी में सत्यानाश करके रख देते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन आता हुआ होगा लेकिन तुम पे हिंदी नहीं आती हो, ठीक है, क्वेश्चन तुम विद्वान हो जाओगे विषय के, लेकिन हिंदी नहीं आएगी। हिंदी ऐसी सब्जेक्ट इतना गंदा ये लोग अनुवाद करते हैं, मैं कोई हिंदी की कमी नहीं निकाल रहा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है, ठीक। चले आगे। विच ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रिनलिन, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन सिक्रीट करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर पाया जाता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसे 3F हार्मोन भी बोलते हैं, इसे 3F के अलावा इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18, यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा सटीक है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 6.25 × 10⁻18 होते हैं, ठीक। चलो भाई आगे। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी सही है। विभिन्न शारीरिक जो कार्य होते हैं, है ना, विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती हैं, है ना, ऊर्जा की जरूरतें क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। पादप गति नहीं करते हैं और उनके अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है, इसी वजह से उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि मैं आपको करवाने वाला हूं
27 तारीख की तीसरी शिफ्ट को, और देखते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां से एकदम सही है और कोई ऐसा तो नहीं है जो गलत पूछा गया है। वैसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, फिर भी एक बार हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले आएंगे पहले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको कराऊंगा, ए का प्लस है तो ए पर प्लस आ गया, बी का माइनस है तो माइनस आ गया, सी का गुणा है तो गुणा, और डी का भाग है तो भाग। कर दो सॉल्व। तो 10 माइनस 27 में 9 से भाग 3 बार, प्लस 4 गुणा 3, तो 10 माइनस 3 प्लस 12, 12 और 10 22 माइनस 3 बराबर 19। एकदम राइट बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आएंगे इसमें, कह रहा है कि बता दो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो ऐसी केवल 2 संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है, और कोई भी संख्या नहीं है। 8 के पहले प्रतीक नहीं है, इसके अलावा 4 के बाद में नहीं है, 3 के पहले नहीं है, 5 के बाद में नहीं है, 9 के पहले नहीं है, तो एक ही है, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चल रहे होंगे। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक है। पहले संख्या है, बाद में प्रतीक है, तो इस 8 के पहले संख्या है और बाद में प्रतीक है, एकदम ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, और कौन सी संख्या है जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक है? और कोई है क्या जिसके पहले संख्या है और बाद में प्रतीक है? 7 के पहले 4 संख्या है, बाद में प्रतीक है, तो 2 ही हैं, केवल ये 2 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, कह रहा है 7 प्यूपिल्स, कोई दिक्कत नहीं, 7 व्यक्ति हैं फेसिंग नॉर्थ यानी उत्तर की ओर मुंह करके हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 2 pupils सिट टू द राइट ऑफ सी। ये सी है तो इसके राइट में केवल 2 ही व्यक्ति बैठे। ओनली 2 pupils सिट बिटवीन डी एंड सी, तो 1 2 डी को यहां बिठा दो। कह रहा है ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ए को डी के राइट बिठा दो। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई बैठा है जी के तुरंत बाईं ओर, तो जी को यहां बिठाओ, ई को यहां इसके बाईं ओर बिठाओ। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट ए के सेकंड यहां बी हो गया, और बच कौन गया? यहां पर आ जाएगा एफ। क्वेश्चन हो गया खत्म। कह रहा है कि बताओ हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एंड बी एंड एफ, तो 2 व्यक्ति इनके बीच में डी और ए, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसका आंसर क्या है? कह रहा है कुछ सांप छिपकली हैं। ये सांप हो गए और कुछ सांप क्या है? छिपकली। सभी मुर्गे छिपकली हैं, तो ये मुर्गे आ जाएंगे छिपकली के अंदर। पहला कह रहा है सभी छिपकली मुर्गे। भैया छिपकली बाहर है, मुर्गे अंदर है, सभी बोल के बाहर से अंदर गलत होता है। कोई मुर्गे सांप नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव बन नहीं सकता। सही आंसर है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। QRS KLM EFG LMNOPQ, बहुत गैप है यहां पर, यही राइट है, बाकी सब में एक गैप के बाद लेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। इस सवाल का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर क्या होगा। कह रहा है कोई घोड़े दर्पण नहीं है, तो यहां पर ये घोड़े हो गए, और कोई घोड़े दर्पण नहीं है तो ये अलग है। कुछ छिपकली घोड़े हैं, तो यहां पर छिपकली अंदर आ जाएंगे घोड़े के। पहला कह रहा है कि कुछ घोड़े छिपकली नहीं है, तो भैया कुछ घोड़े छिपकली नहीं है, लेकिन यहां पर घोड़े छिपकली हैं, तो यहां पर ये गलत है। कुछ छिपकली दर्पण नहीं है, तो छिपकली अलग, दर्पण जब मुझे कोई नहीं दिख रहा तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है। सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब 6 व्यक्ति हैं, एक गोले में बैठे केंद्र की ओर मुंह करके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अगर ये ई है तो ई के सेकंड राइट पर ए है, यहां पर आएगा। कह रहा है एफ इज द इमीडिएट नेबर डी एंड ई, तो एफ डी और ई का पड़ोसी है। एफ यहां आ गया, डी को यहां बन गया पड़ोसी। तो मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पर सी, अगर ये बी है तो सेकंड लेफ्ट पर यहां सी आएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी
ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू सी, एफ सी के सापेक्ष कहां है? तो सी के सापेक्ष एफ बाएं को, दूसरा है सेकंड टू द लेफ्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर। क्या कोई अगला सवाल है? ये रहा। बताएंगे जे 10 11 12 13 14 पर एन लिख दो, ये गलत, ये गलत। एफ 6 जी 7 8 9 10 पर जे लिख दो, एन के बाद जे बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर कह रहा है कि आर का कोड क्या होगा। आर यहां भी मौजूद है और यहां भी, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? एक नहीं है, 5 है, तो 5 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर 2 स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। इस पर आ जाओ सवाल पर। कह रहा है कि टी 20 19, देखो ऐसे उल्टा पढ़ो, टी से कम एस, एस से कम आर, आर से कम क्यू, क्यू से कम कर दो पी आएगा। ये गलत, ये गलत। वी से कम यू, यू से कम टी, टी से कम एस, एस से कम कर दो आर आएगा। ये राइट आंसर है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अब बताएंगे इसका आंसर। 14 और 1 15, 15 3 18, 5 23, 7 30, 1 3 5 7 9 30 और 9 39 राइट आंसर है। 30 और 9 39 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसे समझेंगे इसका आंसर क्या है। आयोग ने यहां पर 252 माना है और यहां पर आयोग ने 393 माना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त 711 को 3 से भाग देकर बताओ तो ये कितना आएगा? 3 दूनी 6, 7 में 6 गए, उतारिए 3 तिया 9 और 1 ये 2 और 3 7 21, 297 आ गया। 297 ही तो आया, 297 आया, कितना आया? दोबारा से भाग दे लेते हैं। मैं अगर 711 में 3 से भाग दूं, 3 दूनी 6 आएगा, 7 में 6 गए, 1 उतारी 1, 3 तिया 9, तो बचे 2 उतारी 1, 3 7 21, 237 आया। और 237 में 15 जोड़ोगे तो ये 7 5 12 का 2, 3 1 4 1 5 और ये 252, ठीक है 252। ऐसे ही 393 में 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 131 और 15 जोड़ोगे तो 146 और ये क्या है? 146। ये लॉजिक लगा रखा है, तो यही आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इसका जवाब क्या हो सकता है सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। m माइनस एन, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो m भाई है n का, n भाग p, a भाग b, a b का पिता है तो n पिता है p का, n पिता है p का। p प्लस s, a प्लस b, a b की मां है तो p s की माता हो जाएगी और s गुणा t, a b की पत्नी है तो s t की पत्नी हो जाएगी और t इसका पति हो जाएगा। m का t से रिलेशन पूछा है तो ये इसकी माता, माता की माता का कौन है? ये इसकी माँ है, ये इसकी नहीं माँ नहीं, इसकी कौन है? ये इसकी पत्नी की माँ, यानी कि कौन हो गई? इसकी सास, तो पत्नी की माँ हो गई। ये इसकी पत्नी की माँ का पत्नी की माँ के पिता का भाई है, पत्नी की माँ के पिता का भाई, भाई सीधी सी बात है, इसकी पत्नी की माँ के पिता का भाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त QRS YZA WXY होना चाहिए था, WXY ये है, लेकिन यह D कहां से आ गया? इसलिए गलत है। भाई चेक कर लो, यहां Q के बाद R गायब है, S आया, Y के बाद Z गायब है, A आया, W के बाद X गायब है, Y आया, पर W के बाद यहां बहुत सारे गायब हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर ए का अर्थ भाग है तो ए पर भाग आएगा, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। तो 55 प्लस 7 माइनस 54 में 9 से भाग 6 बार गुणा 8, 55 प्लस 7 माइनस 48, 55 7 62 में से 48 घटाओ, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 14 राइट आंसर है, 14 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, यहां बताएंगे सी 3 और 3 6 आया, प्लस 3 हुआ इसका मतलब। उसके बाद 11 से 9 अर्थात -2, 17 3 20 प्लस 3, आर से पी यानी -2, तो ये बी 2 और 3 5 पर ई आएगा, 15 में से 2 गए 13 पर एम आएगा, 12 और 3 15 पर वो आएगा, 10 में से 2 गए 8 पर
8 पर HEMOH ये रहा, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, इस सवाल पर आएंगे अब और बताएंगे कि इस सवाल का और कोई है क्या रीजनिंग का। ये रहा, ये रीजनिंग का इंग्लिश में लिख रहा है। इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, है ना, उत्तर की ओर मुंह है। बंटी इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से ये बंटी 8वें नंबर पर है, बंटी 8वें पर है। और कह रहा है स्नेहा इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, तो स्नेहा लेफ्ट से 15 पर है, अर्थात ये यहां पर बैठी है स्नेहा, ठीक है। स्नेहा इज एग्जैक्टली बिटवीन बंटी एंड नुपुर, तो स्नेहा कहां बैठेगी, बंटी और नुपुर के बीच में बैठेगी, सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि नुपुर इज 17 टू द राइट, तो ये 7वें पर, कहने का मतलब ये नुपुर हो गया यहां पर 7वें पर। सवाल कह रहा है स्नेहा बैठी है इनके बीच में, तो यहां पर 8 और 15 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 व्यक्ति हैं, और यहां भी 6 हो गए। कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन रो, तो क्या बोलेंगे, ये 8 और 6 15, यहां पर ऐसे देख लो, ये यहां से यहां तक 15 पर है, तो 15 ये हो गए, 7 और 6 ने जोड़ दो, 7 और 6 13, 15 और 13 28, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त कितनी संख्याएं जिनके पहले एक संख्या है और बाद में प्रतीक है, जिन संख्याओं के पहले एक संख्या है बाद में प्रतीक है, ऐसी केवल 6, पहले संख्या है बाद में प्रतीक है, तो केवल एक संख्या हो जाएगी, केवल एक संख्या हो जाएगी। इस सवाल पर आएंगे, इस सवाल पर आएंगे, इसका आंसर क्या है। सवाल कर रहा है यहां पर ना ऐसे लिख लो, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। कह रहा है कि अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस ऑफ पॉइंट ए एंड वॉक्स 5 टुवर्ड्स साउथ, 5 चलती है दक्षिण में, सी टेक्स राइट एंड टर्न 7, राइट मुड़कर 7 एंड अनदर राइट 12, इसका राइट कुछ नहीं है तो ये 12 हो गया, एंड स्टॉप पॉइंट पी इफ पोल इज प्लेस्ड 7th मीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वेयर सी स्टॉप्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो गया इफ ए पोल इज प्लेस्ड 7 मीटर, चलो कोई दिक्कत नहीं, पोल के बारे में बोला नहीं गया। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विल हर हाउस फ्रॉम द पोल, ऑल टर्न्स, कितने टर्न्स हो गए, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त उत्तर से दक्षिण है, इसके पास कुछ अभी है नहीं, तो 12 में से 5 गए तो ये 7 आया, takes another 12 stop and point if a pole is placed 7 m towards east from where she stopped, if a pole 7 meter towards east from a, ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। तो यहां पर 7 ये ईस्ट में ये पोल हो गया, तो पूर्व से पश्चिम है तो 7 से 7 खत्म, और 12 में से 5 गए तो 7 आ गया, लेकिन उसे जाना है अपने दोबारा से उसी स्थान पर। उसने बोला विच डायरेक्शन विल हर हाउस बी फ्रॉम द पोल, तो भैया ये उत्तर का अपोजिट कर दो, अर्थात दक्षिण, 7 दक्षिण करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आ जाएंगे, तो आई 9 और पी 16, 7 प्लस है तो 11 और 7 18 पर आर आएगा, आर से ये शुरू नहीं, ये शुरू नहीं, एम 13 और 7 20, तो ओ 15 और 7 22 पर वी आएगा, आर के बाद वी, केवल यही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कह रहा है शिक्षक की अनेक चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया, विद्यार्थी को परीक्षा में निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर देना चाहिए। ये मेरे प्यारे दोस्त सही है, क्यों, क्योंकि अनेकों चेतावनियों के बावजूद बोला है, ऐसा नहीं कि पहले चेतावनी नहीं दी गई, पहले चेतावनी दी गई है फिर भी नहीं माना, इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए, नहीं, क्योंकि चेतावनी ऑलरेडी दे चुका है, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। ये रीजनिंग का नहीं है, ये रीजनिंग का नहीं है, रीजनिंग का नहीं है, जैसे ही रीजनिंग आएगा तुरंत रुकेंगे, जैसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तुरंत रुक जाएंगे, तुरंत रुक जाएंगे। इस क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, इसमें माना है 11 और 225, इसने 11 और 225, मुझे बताओ 529 के 523 के आसपास कौन है, 529 वर्ग है, कितने का, 23 का वर्ग है,
23 का वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप अब कहोगे ये 23 का वर्ग है, तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये 225 कितने का वर्ग है? 225 यहां पर 15 का वर्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर ये कितना बन गया? वर्ग। वर्ग से तो बात नहीं बन रही, तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या करेंगे, ये 523 के आसपास 8 का 9 का 8 का 512 बनेगा। 8 का क्यू करूंगा तो 512 आएगा, और 9 का क्यू करूंगा 225 के आसपास कितने का वर्ग आ सकता है? 6 का वर्ग क्यू आ सकता है। 6 का क्यू, मैं इसके आसपास क्यू ला रहा हूं, तो 6 का क्यू 216 आ सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 512 है, अगर इस 511 में इसी 11 को जोड़ दिया जाए तो ये 523 बनेगा, और इस 216 में इसी 9 को जोड़ दिया जाए तो ये 225 बनेगा। इसलिए इस सवाल का आंसर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त v का कोड पूछ रहा है, v यहां पर है और v कहीं और नहीं है, तो 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 यहां पर भी आया है। 6 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आया है। 5 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है। 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहां भी आया है। 8 हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो यहां भी आया है। तो 5 ही बचा जो कहीं और नहीं है, यही आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त ये था 27 तारीख की तीसरी शिफ्ट का, है ना। इसमें भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं पाया गया है, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगली शिफ्टों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।